बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप दोस्त बड़े शार्ट नोटिस पे, आज बिज़ी दिन है, आप तशरीफ़ लाए, तो मैं बिला ताख़ीर गुजारिश करूँगा मोहतरम अमीर जमात से कि वो आपसे मुखातिब हों। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बहुत ही मोहतरम मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आपका शुक्रिया। आप लोग एक फ़ौरी नोटिस पर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन आज का मसला बहुत ही अहम मसला है और वो बलूचिस्तान का मसला है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, बल्कि 44% रकबे पर बलूचिस्तान है, जहाँ हमारे गयूर, बलोच और पठान रहते हैं। पाकिस्तान की तामीर में बलोचों ने बहुत बड़ा हिस्सा अदा किया था, और आज मैं बलूचिस्तान ही पे बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के साथ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली मुंसलिक है। बलोच अवाम तरक्की नहीं करेंगे तो पाकिस्तान भी तरक्की नहीं कर सकता है, और ख़ासकर ग्वादर जो बलूचिस्तान का भी और पाकिस्तान के लिए तरक्की का गेट वे है। गुज़श्ता एक महीने से वहाँ एहतजाज जारी है और लोग धरने पर बैठे हैं। तारीख़ के सबसे बड़े मुज़ाहरे जिसमें हमारे बलोच माएँ और बहनें और बेटियाँ अपने शेरख्वार बच्चों के साथ शामिल थे। तारीख़ में कभी भी इतना बड़ा मुज़ाहरा बलूचिस्तान में नहीं हुआ है, लेकिन इतना अरसा गुज़रने के बावजूद भी हुकूमत गूंगी, बहरी और अंधी है, और उन्होंने उनकी आवाज़ को नहीं सुनी। बलूचिस्तान इंतहाई पसमानदा सूबा है, शरह गुर्बत वहाँ सबसे ज़्यादा है और फ़ीकस आमदनी सबसे कम है। इस सूबे में बेरोज़गारी भी सबसे ज़्यादा है, ज़राए और नक़ल व हमल की दस्तयाबी भी सबसे कम है, नाकाबिल काश रकबा सबसे ज़्यादा है, बंजर ज़मीन सबसे ज़्यादा है, लेकिन पानी के ज़ख़ायर सबसे कम है। शहरों और देहातों के दरमियान तवील फासले है, जिसकी वजह से वहाँ का मुआशी ढांचा भी मुतासर होता है। वसाइल कम हैं और तरक्की ज़्यादा है, अलबत्ता करप्शन इस सूबे में सबसे ज़्यादा है। यहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, और अगर है भी वहाँ तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गरीब है। क्वालिटी एजुकेशन का कोई तालीमी इदारा नहीं है, सेहत का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो गया है, और इस सब कुछ के बावजूद वहाँ के लोग आज भी स्कूल्स में अपने प्रोग्रामों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते हैं और पाकिस्तान का तराना भी। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, पूरी कौम जानती है कि बलूचिस्तान को हमारे निज़ाम ने तो गरीब बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस सूबे पर बड़ी मेहरबानी की है, और ये कुदरती वसाइल से मालामाल सूबा है। यहाँ मादनियात के बहुत बड़े ज़ख़ायर मौजूद है। अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान की गुर्बत भी ख़त्म हो सकती है, हमारे कर्ज़ भी ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ लाइव स्टॉक के बहुत बड़ी तादाद में लाइव स्टॉक मौजूद है, ज़री ज़मीन भी मौजूद है, सोने और कोयले
کے ذخائر بھی موجود ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ قدرتی گیس اور تیل کے ذخائر موجود ہے۔ نوجوان بھی تندمن باصلاحیت ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی یہاں غربت ناچ رہی ہے، اور اس وقت بے روزگاری نے بلوچستان میں بالکل دمال ڈالا ہے، اور بلوچ عوام ہے جو ایک پریشانی اور مشکل سے دوچار ہے۔ محترم صحافی حضرات، وہاں بڑا مسئلہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ وہاں قیادت کا مسئلہ ہے، جس طرح پورے ملک کا مسئلہ قیادت کا ہے، اور یہاں جو اصل قیادت تھی، جو عوام کی قیادت تھی، اس کو موقع ہی نہیں دیا، اور اگر کہیں سر اٹھایا بھی تو اس کو ختم کیا گیا۔ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں ظالم جاگیرداروں نے اور کرپٹ سرمایہ داروں نے پوری صوبے کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے اور ان کے وسائل پر قبضہ کیا ہے، بلکہ کچھ مافیاز نے بلوچستان کو بالکل یرغمال بنایا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ سوئی گیس کے بڑے ذخائر تو بلوچستان میں ہے، لیکن بلوچستان کی خود اپنے عوام اس نعمت سے محروم ہے۔ کوہلوں میں ہائیڈرو کاربن کے بڑے ذخائر موجود ہے، لیکن اس سے بلوچستان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ریکوڈک کے ذخائر موجود ہے، یعنی ایک ایسا صوبہ ہے جہاں کے عوام کے پاؤں تلے سونے کے ذخائر موجود ہے، لیکن وہی لوگ ہیں جو رات کو خود بھی اور ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ تیل کے ذخائر کچھ معاہدوں کی وجہ سے آج تک ہم اس کو نہیں نکال سکے، نہ اس سے پاکستان کو فائدہ پہنچا اور نہ بلوچستان کو فائدہ پہنچا، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور خود ایک خاص منصوبے اور سازش کے تحت وہاں قبائلی جھگڑوں کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ غیرت مند قبائل اپنے ہی درمیان اپنی ہی آگ میں اور دشمنیوں میں جلتے رہے اور یہ ترقی نہ کر سکے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے بھی گوادر ایک گیٹ وے ہے، اور سی پیک کے لیے تو گوادر بالکل شہرگ ہے، لیکن گزشتہ ایک مہینے سے وہاں کے لوگ یہی مطالبے کر رہے ہیں کہ اگر واقعی یہ ایک گیٹ وے ہے تو سب سے پہلے گوادر کے لوگوں کی ترقی کے لیے کچھ کیا جائے۔ حکومت نے نعرے تو بہت لگائے، وعدے تو بہت کیے، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی گوادر کے عوام کا ایک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہاں کوئی پائیدار ترقی نظر نہیں آ رہی، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں انسان خوشحال نہ ہو وہاں ترقی کا کیا مطلب ہے۔ اور آج وہ لوگ جو تبدیلی کی بات کرتے تھے، ترقی کی بات کرتے تھے، انہوں نے گوادر کے عوام کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے، حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہاں گوادر کے عوام نے مولانا ہدایت اللہ صاحب کی قیادت میں، ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں گوادر کو حق دو کہ ایک تحریک شروع کی ہے۔ گوادر کے عوام نے ہدایت الرحمان کو اپنا لیڈر تسلیم کیا ہے، اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ گوادر کی یہ تحریک اب مزید پھیل رہی ہے، اور بلوچ عوام اس میں مزید شامل ہو رہے ہیں۔ حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے ہدایت الرحمان صاحب کو گزشتہ عرصے میں شیڈول پاور میں ڈالا ہے۔ اب میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان نے کیا جرم کیا ہے؟ کیا اس نے کسی پولیس پر ہاتھ اٹھایا؟ کیا اس نے کوئی دھماکہ کیا؟ کیا ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہے؟ آپ کیوں ان کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں؟ ہدایت الرحمان صاحب کا جرم یہی ہے کہ وہ بلوچ عوام اور خاص کر گوادر کی حقوق کے لیے بات کر رہا ہے۔ ان کا یہی جرم ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ روزگار سے محروم کیوں ہیں۔ انہوں نے کوئی دہشت گردی نہیں کی ہے،
उनका मुतालिबा यही है कि ग्वादर वालों का है, और यहाँ जो मछीरे और माहीगीर सदियों से यहाँ पर आबाद है, उनको बेदखल ना किया जाए। क्या ये जुर्म है? उनका मुतालिबा यही है कि हमारी किश्तियों को समंदर में रिज़्क़ तलाश करने और मछली पकड़ने से बंद न किया जाए। लेकिन गुज़श्ता अरसे में कोई 2500 से ज़्यादा तादाद में वहाँ बड़े बड़े ट्राले रखने वाले लोग आए हैं, और उन्होंने पूरे इलाके को यरगमाल बनाया है, और उन्होंने छोटे माहीगीरों को और मछेरों को, गरीब मछेरों को अपनी ज़मीन से बेदखल किया है। मौलाना हिदायतुर रहमान उन मछेरों की बात करते हैं। उनका मुतालिबा यही है कि हमारे इस इलाके में शराब खानों को बंद किया जाए, मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। वो बलूचिस्तान और ख़ास कर ग्वादर के अवाम के लिए तालीमी सहूलियात का मुतालिबा करते हैं। वो बलूचिस्तान से और ख़ास कर ग्वादर से जाले अद्वियात के ख़ात्मे का मुतालिबा करते हैं, और उनका मुतालिबा यही है कि अगर सीपेक के लिए ग्वादर अहम है और आपके तमाम बड़े कंपनियों ने यहाँ दफातर बनाए हैं, तो सबसे पहले ग्वादर के लोगों को, वहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को वहाँ की कंपनियों में तरजीही बुनियादों पर मुलाजिमत दी जाए। उनका मुतालिबा यही है कि हम समंदर पर रहते हैं और फिर भी हम साफ़ पानी से महरूम हैं, लिहाजा हमें साफ़ पानी दी जाए। क्या ये जुर्म है? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता 25 दिनों से उनकी आवाज़ें, उनकी चीखें देख रही है, लेकिन उनके मुतालिबात को और उनकी आवाज़ को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। मैं इसलिए आज यहाँ पर आया हूँ आपके सामने कि हम ग्वादर के अवाम के साथ खड़े हैं, और हम ग्वादर और बलूचिस्तान के अवाम को कौमी पाकिस्तान के और बैनुल-अक़वामी माफियाज़ के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। ये हुकूमत है जिन्होंने माजी में यहाँ लाहौर में गोलियाँ भी चलाईं, और गोलियाँ चलाने के बाद फिर उन्होंने लोगों के साथ मुज़ाकरात भी किए, मुआहिदे भी किए, और फिर ये हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जिस तरह धमकियाँ दे रहे हैं और जिस तरह हुकूमत की नीयत ख़राब है, तो मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ कि अगर ग्वादर का मसला ग्वादर ही में हुकूमत ने हल नहीं किया, तो एहतजाज और ये धरने, ये रैलियाँ और ये जलसी जुलूस और हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत के नाजायज़ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ ये पूरे मुल्क में फैल सकते हैं। ये लावारिस नहीं है, हम उनके पुश पे मौजूद है। मैं ख़ुद कल ग्वादर जा रहा हूँ, पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ग्वादर के लोगों के साथ यकजहती के लिए, और मैं उनको यही पैगाम देने जा रहा हूँ कि इस जद्दोजहद में बलूचिस्तान के अवाम अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम उनके इस जायज़ मुतालिबात में उनके साथ है। इस हुकूमत ने बॉर्डर पर जो तिजारत हो रही थी उसको ख़त्म किया, और बॉर्डर पर तिजारत बंद होने से लाखों मुकामी नौजवान बेरोज़गार हो गए। अब हिदायतुर रहमान साहब का यही मुतालिबा है कि हमें रोज़गार न दो, जो रोज़गार हमारे मौजूद है वो हमसे न छीनो। हुकूमत ने तो 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया था, उनका यही ऐलान है कि वो 1 करोड़ नौकरियां आप इस्लामाबाद के लोगों को, पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को दे दे, हमारा रोज़गार हमसे न छीने। इस तरह क्वेटा से लेकर ग्वादर तक जगह जगह पर जो चेक पोस्टें कायम है, जो वहाँ के अवाम के लिए एक अजाब और तज़लील का सबक बन गया है। वहाँ के लोग न तफरीही मुकामात पर जा सकते हैं,
अस्पतालों में भी वो जाने की ज़रूरत पड़े तो 20 जगहों पर एक आदमी को अपना तलाशी देना, जामा तलाशी देना पड़ता है। तो हिदायत-उर-रहमान का यही मुतालबा है कि इन चेक पोस्टों को ख़त्म किया जाए और बलूचिस्तान के अवाम का हक़ है बलूचिस्तान के वसाइल पर। वहाँ के लोगों का मुतालबा चावनियों का नहीं था। वफाकी हुकूमत ने वहाँ बड़े बड़े चावनियाँ बनाई, लेकिन चावनियाँ तो बन गई, वादे और ऐलानात के बावजूद वहाँ के लोगों के लिए कारखाने नहीं बने, वहाँ के इंसान ने तरक्की नहीं की। और इसलिए आज बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा गुर्बत बलूचिस्तान में है, सबसे कम शरह ख्वानदगी बलूचिस्तान में है और लोग अपने इलाक़ों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो यही वो जुल्म है जिसके नतीजे में बलूचिस्तान के अवाम और ख़ास कर गवादर के लोगों ने एहतजाज शुरू किया है। मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान अवाम मोहब्बत चाहते हैं, बलूचिस्तान के अवाम अपने इस फेडरेशन के अंदर हक़ चाहते हैं। और ये अफसोस की बात है कि 18वीं आईनी तरमीम के बावजूद भी बलूचिस्तान के अवाम का मसला हल नहीं हुआ और इन हुकूमती रवैयों की वजह से लाकानूनियत को मौका मिलता है। तो हिदायत-उर-रहमान साहब ने अब तक की पूरी तहरीक पुरअमन रखा है, गैर मुसल्लह तहरीक है, एक पुरअमन तहरीक है, लेकिन अपने अवाम के मुस्तक़बिल के लिए एक बहुत अहम तहरीक है। मैं इसलिए जानता हूँ कि पहली बार एक जिनवन गली और कूचे, एक माहिरगीर और मचीरे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अपने अवाम की नुमाइंदगी शुरू की है। हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनके साथ भी खड़े हैं। और मैं बलूचिस्तान के अवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ जालिम जागीरदारों का, करप्ट सरमायादारों का, ब्यूरोक्रेटों का, जर्नेलों का नहीं है। पाकिस्तान हम सब का है, ये हम सब का मुश्तरका घर है और अपने हुकूक के लिए इस जद्दोजहद में आप अकेले नहीं हैं। माजी में भी जमात इस्लामी ने हर मरहले पर बलोच अवाम का साथ दिया था और आज भी हम बलोच अवाम के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालिबा कर रहा हूँ कि ग्वादर के मसले को हल किया जाए और अवाम के साथ मुज़ाकरात की जाएँ। लाठी गोली मसले का हल नहीं है। लाठी गोली के इस्तेमाल से मसाइल में इजाफा हुआ है और आपने कितने बार वहाँ गोली का इस्तेमाल किया, कितने लोगों को ज़िंदगी से महरूम किया, कितने लोगों को घरों से उठाकर ज़िंदा दरगोर किया, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ। मुज़ाकरात और बातचीत मसाइल का हल है और ग्वादर के लोगों को उनका हक दिया जाए। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये बता दें कि अभी आपने जो बात की है कि आप कल वहाँ पे जा रहे हैं, बलूचिस्तान जा रहे हैं, तो क्या आप कल उनकी एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे? अगर आप कल उनकी एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे तो क्या पूरे पाकिस्तान से फिर लोग निकलेंगे? क्या आप उनको ये कह रहे हैं कि वो निकल आए इस एहतजाज के साथ शामिल होंगे? जी, मैं कल वहाँ जा रहा हूँ और आपकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से उनको एक मोहब्बत का, आपकी हिमायत का पैगाम देने जा रहा हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला उनके प्रोग्राम में कल शिरकत करूँगा और उनको तसल्ली भी दूँगा। और मुझे खुशी है कि ये एक पुरअमन तहरीक है और उन्होंने अपने जायज़ हुकूक के लिए इस तहरीक को शुरू की है। अगर हुकूमत उनकी बात नहीं सुनती तो बजा तौर पर बलूचिस्तान के अवाम हक़ रखते हैं कि पूरे मुल्क के बाशऊर अवाम उनके साथ खड़े हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो सानिया सियालकोट है उस बारे में क्या कहेंगे कि सानिया सियालकोट बहुत एक शर्मनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है और हमने उनकी मज़म्मत की है। और पाकिस्तान में हम नहीं चाहते हैं कि लोग ख़ुद ही किसी पर इल्ज़ाम लगा ले और ख़ुद ही फिर उनको सज़ा दे। हमारे आईन के ख़िलाफ़ है, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है और इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ है
کہ اس طرح کے واقعات کا تدارک بھی کرے اور جو کچھ ہوا ہے آزادانہ طور پر ان کی تحقیق بھی ہو اور عوام کے سامنے حقائق لایا جائے کہ اصل مجرم کون ہے، اور جو بھی اس جرم میں پایا جائے ان کو سزا بھی دی جائے۔ اس واقعے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نااہلی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، پولیس کی ہے؟ پچھلے واقعات دیکھیے، یہ تو وفاقی منسٹروں کا فتویٰ ہے کہ جب تک کسی مقتول کا قاتل گرفتار نہ ہو جائے تو حکومت کو اس جرم میں شریک سمجھا جائے۔ تو اب یہ حکومت کا فرض ہے کہ اصل مجرم کو پکڑے بھی، اور اگر پکڑے ہیں تو اس پر کیس چلائیں اور انصاف کے ساتھ ان کو سزا دی جائے، اس لیے کہ اس واقعے سے پاکستان کا اور خاص کر ہمارے دین کا لوگ اعتراض کر رہے ہیں، امیج خراب ہو رہا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی ایک جذباتی آدمی کی وجہ سے یا ان کے کسی ذاتی فعل کی وجہ سے اسلام اور پاکستان بدنام ہو۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بلوچستان کی بات کی کہ وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، وہاں کے جو وسائل ہیں وہ اس قوم تک نہ پہنچنے میں حکمرانوں کی نااہلی ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ دوسرا، جماعت اسلامی اخلاقی حمایت کرتی ہے جو مظلوم ہوتے ہیں، یہ اگر تحریک چلتی ہے ہدایت الرحمان کی تو کیا اس کے اندر عملی شرکت کریں گے کہ اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے؟ نہیں، اس میں ہم عملی شرکت کر رہے ہیں، ہم اس کے ہر طرح تعاون کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک جائز تحریک ہے، عوام کا مطالبہ ہے، کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نیب کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کرپشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے کیوں پکڑا گیا، مجھے کیوں گرفتار کیا گیا۔ جنون قیادت ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا ہے، وہ الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن ہو رہا ہے۔ بھائی جو بال ہے وہ آپ کے دامن میں خود ہی گرے گا۔